कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज हम आ चुके हैं अपने थर्ड वर्कशीट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस सीरीज के अंतर्गत हर रोज एक वर्कशीट अकाउंटेंसी और एक वर्कशीट बिजनेस स्टडीज का सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 10 मार्क्स का वेटेज कवर करते हैं हम। कल तक 2 पार्ट उसके आपको मिल चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है और एक बार फिर हम इसमें कोशिश करेंगे कि उन सभी क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर विथ ऑल द एक्सप्लेनेशन आपको मिल सके। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे अपने पहले वर्कशीट अकाउंटेंसी के साथ। तो जैसा आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। A and B are partners in a firm with capitals of rupees 1,80,000 and rupees 2 lakh respectively. C was admitted for 1/3 share in the profit and brings rupees 3,40,000 as capital. The amount of goodwill is. तो बताना चाहेंगे आपको कि जब कभी एडमिशन के चैप्टर में गुडविल के वैल्यूएशन का तरीका दिया हो लेकिन उसमें कैपिटल्स के अलावा कुछ और ना पता हो, तो देन इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम हिडन गुडविल। तो अब इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन जानना है तो आपको हिडन गुडविल के फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए, हिडन गुडविल है, जैसा मैंने पहले कहा आपसे, गुडविल का कोई मेथड जो हम सब जानते हैं एवरेज, वेटेज या सुपर या कैपिटलाइजेशन कोई नहीं दिया है, तो कैपिटल्स के मदद से निकालेंगे। हिडन गुडविल कहलाता है ये मेथड, जिसका फॉर्मूला है टोटल कैपिटल में से कंबाइंड कैपिटल को आपको माइनस करना है। एंड टोटल कैपिटल के लिए ये रहा आपका कैलकुलेशन। जो न्यू पार्टनर अपना कैपिटल ब्रिंग करता है, जैसे कि यहाँ पे था 3,40,000 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर जो कि था 1/3, तो उसका उल्टा ले लेंगे, आएगा 3/1। तो ये जो साइज जैसे हम सॉल्व करते हैं तो इससे एक वैल्यू बनी 10,20,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ टोटल कैपिटल। बात जब कंबाइंड कैपिटल करते हैं तो इसका मतलब होता है कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी इंक्लूडिंग ओल्ड एंड न्यू। तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल में 1,80,000 था, 2 लाख रुपए था और एक 3,40,000 था। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लसेस भी मिलते हैं तो वो भी यहाँ जुड़ जाते हैं, फिलहाल नहीं है कुछ, तो इन सबको मिलाकर हुआ 7,20,000। तो फाइनली इनका ग्रैंड डिफरेंस आ रहा है 3 लाख रुपए। यही है गुडविल हमारे फर्म का। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, गुडविल पूरे फर्म का या उस पार्टनर का? तो बस बोला था गुडविल कितने रुपए का होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर बन रहा है 3 लाख। क्योंकि अगर बोल देते कि सी का गुडविल शेयर क्या होगा, तब उस 3 लाख का 1/3 भी करते तो आंसर बन जाता 1 लाख रुपीज। तो थोड़ा सा ये बारीकी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो फिलहाल आंसर है इसका ऑप्शन डी, 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम होल्डिंग 900 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो राम एक शेयर होल्डर, इसके पास 900 शेयर्स है 10 रुपए के। फेल टू पे अलॉटमेंट ₹2 पर शेयर एंड कॉल मनी ₹4 पर शेयर। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू में से अलॉटमेंट 2 रुपए का उसने नहीं चुकाया है एंड कॉल मनी 4 रुपए का नहीं चुकाया है। तो दैट मीन्स 10 में से 6 रुपए ये दोनों चीजें हैं, तो बाकी का 4 रह जाता है जो कि एप्लीकेशन ही होगा, क्योंकि वही है जो इस समय मिसिंग है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो 900 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया। आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर री इशूड एट ₹7 पर शेयर एज फुल्ली पेड। तो ये जो हम पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं इस समय, इससे तो हम अच्छा खासा 3 जर्नल एंट्री बना सकते हैं, फॉरफिट, री इशू एंड कैपिटल रिजर्व। लेकिन जैसा आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का है, तो 3 एंट्री बनाने की हमारे पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि आपको मार्क्स भी ऑब्टेन करने हैं, समय भी बचाना है। क्वेश्चन में कहा क्या है वैसे, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी। अब तो ये बड़ी दिक्कत हो गई, कैपिटल रिजर्व तो वो अमाउंट है जो सबसे लास्ट में ही निकल के आता है, तो क्या हमें पूरी एंट्रियां बनानी पड़ेंगी? तो देखिए, बात यहाँ पे आंसर का नहीं है, आंसर तो कोई भी निकाल लेगा, जिसको आता है शेयर्स निकाल ही लेगा, लेकिन क्या आप 1 मार्क के लिए उतना समय दें, वो एफिशिएंसी है नहीं, आपको समय भी बचाना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको शॉर्टकट में किया जा सकता है। देखिए, स्क्रीन पर बस इतना सा ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो देखिए, ये फॉर्मूला आप तभी लगाइए जब कैपिटल रिजर्व आपको निकालना है और आप एंट्रीज बनाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है कैपिटल रिजर्व शॉर्टकट वे ऑफ कैलकुलेशन, ठीक। और ये रहा आपका फॉर्मूला, और उसके लिए कुछ मीनिंग को बताने के लिए मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट ये उसके एप्लीकेशन, यानी सिर्फ इतना ही सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाना है। देखिए क्या है फॉर्मूला।
गेन ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, क्योंकि कैपिटल रिजर्व जब हम बनाते हैं शेयर्स के फॉरफिट के प्रोसेस में तो पहले पता होना चाहिए कि वो क्या एक्चुअली होता है। तो वो होता है फॉरफिट किए गए शेयर्स में जो फायदा मिलता है, और वो जो फायदा होता है हमारा, वो एक्चुअली वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी हमको मिल चुका होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है पहले फॉर्मूले में कि गेन ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, जिसका मतलब है अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय दैट शेयर होल्डर, जिसमें से हम माइनस क्या करेंगे, लॉस, इन केस अगर लॉस हुआ है री इश्यू पर, बस इतना ही करना है। तो उसी फॉरफिटेड शेयर्स को जब हमने री इश्यू किया तो कितने का लॉस हुआ, और ये लॉस कुछ और नहीं है, वो डिस्काउंट है जो री इश्यू पर आप दिया जाता है फर्दर शेयर होल्डर्स को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ लिया था कि शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के अलावा अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दिया था, और हमने बैलेंसिंग फिगर पता लगा था 4 रुपए का बन रहा था। तो यही वो 4 रुपए जो वो पे कर चुका है ऑन एप्लीकेशन। और 600 शेयर्स 600 क्यों ले रहे हैं, जबकि फॉरफिट तो कुछ और शेयर्स हुए थे। एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का डेटा एक बार देख के बताना चाहूंगा आपको। हाँ देखिए, आपके सामने है 900 शेयर्स थे उसके पास, और उसी को हमने फॉरफिट किया, रीइश्यू लेकिन किया हमने कितना, 600। तो फिर अब आपके मन में एक सवाल उठना लॉजिकल है कि क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ 600 को इस्तेमाल कर रहे हैं, 900 को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बता दो कि कैपिटल रिजर्व उन शेयर से निकलता है जिनको रीइश्यू किया गया। तो बात यहाँ 900 की नहीं है, बात सिर्फ 600 की ही है। इसलिए 600 शेयर्स को यूज कर रहे हैं, और 4 इसलिए क्योंकि यही अमाउंट है जो वो पे कर चुका है, तो जिससे बना 2400 माइनस लॉस ऑन री इश्यू। तो री इश्यू हुआ था 600 शेयर्स, और री इश्यू का जो पैटर्न आप क्वेश्चन को ध्यान देकर देखेंगे तो आपको लॉस वहां समझ में आ जाएगा। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। 600 शेयर्स वर री इश्यूड एट ₹7 एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब फेस वैल्यू जो कि है 10। तो 10 रुपए के शेयर्स के बदले में 7 रुपया ले करके उसको बेच दिया गया, यानी कि 3 रुपए का आपको लॉस यहाँ दिख रहा है। तो इन दिस वे लॉस का रेट हो गया ₹3 पर शेयर, और 600 शेयर्स को रीइश्यू किया था तो 1800 का लॉस। गेन 2400, लॉस 600, तो नेट जो गेन बना यानी यही है हमारा कैपिटल रिजर्व 600। तो आप देख सकते हैं बिना किसी एंट्री की मदद से हमने कैपिटल रिजर्व बड़ी इजीली निकाल लिया है, और आपका जवाब है इस समय ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, होप सो कि आपको ये शॉर्टकट समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी होगी तो जरूर आप अपने फीडबैक के तौर पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाए। नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाय द कंपनी आर शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज। जैसा आप सभी जानते हैं पार्ट बी का जो पहला चैप्टर है उसमें 2 फॉर्मेट आपको सिखाए जाते हैं, पार्ट 1 यानी बैलेंस शीट, पार्ट 2 यानी कि आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और उसके अंदर एक्सपेंसेस के टोटल 7 हेडिंग्स दिए गए हैं, जिनमें से कुछ आपके सामने है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस एंड फाइनेंस कॉस्ट। इनमें से किसके अंदर ये एक्सपेंस आप लिखोगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल्स वगैरह की हम बात करते हैं। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज को बदले में दिए जाने वाले बेनिफिट लेस, जैसे कि उनको सैलरीज जो हम देते हैं। फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब होता है जो सोर्स ऑफ फाइनेंस के बदले हम इंटरेस्ट पे करते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स एटसेट्रा। तो ये 3 तो नहीं होंगे। बच गया है अदर एक्सपेंस। तो मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस के अंदर ही जाता है। जवाब इस समय यही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमने आज के इन तीनों क्वेश्चंस में जो टॉपिक रेज किए थे वो हैं हमारे एडमिशन का हिडन गुडविल, फॉर फीचर एंड रीइश्यू के कॉन्सेप्ट्स, एंड फिर पार्ट बी से हेडिंग सब हेडिंग का टॉपिक। नाउ बड़े क्वेश्चन पे आते हैं अब। फोर्थ क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं डिसोल्यूशन में 2 ही मेजर टॉपिक्स हैं, एक तो है एंट्रीज और दूसरा है एक फुल क्वेश्चन जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और ये बहुत वाइटल पार्ट है एंट्रीज, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं और बहुत स्कोरिंग भी होता है क्योंकि टाइम कम लगता है। पहला पार्ट, 1/4 ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, जैसे ये आपका पूरा इन्वेस्टमेंट है तो पूरा नहीं, इसका ओनली एक पार्ट जैसे कि 1/4। तो 1/4 ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू ₹20,000। तो 1/4 स्टॉक यानी इतने स्टॉक की वैल्यू है कितनी, 20,000। टोटल की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ 1/4 की वैल्यू है, ये ध्यान रखिएगा। टेकन ओवर बाय एक्स, वन ऑफ द पार्टनर। तो किसने लिया, एक्स ने लिया, जो कौन है, एक पार्टनर है। कैसे लिया, 120%। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/4 जो 20,000 का है उसको एक्स ने ले लिया और वैल्यूएशन कराया 120% पर। और जो रिमेनिंग यानी ये जो पोर्शन बचा हुआ है, इस रिमेनिंग पोर्शन को कह रहे हैं कि रियलाइज किया यानी बेच दिया गया 80% रुपीज पर। तो यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन ही है जिसको उलझाया गया। यहाँ पे थोड़ा हैंग कर रहा है, हैंग कर रहा है।
फर्स्ट का सेक्शन फर्स्ट का अभी मैं एंट्री बने पे आते हैं, वर्किंग्स पे आते हैं। देखिए सबसे पहले तो बुक वैल्यू दिया गया था 1/4 इन्वेस्टमेंट का जो है 20,000, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अगर 1/4 का 20,000 है तो टोटल का कितना होगा, तो बस सीधा तरीका है, जितना अमाउंट हमें मालूम है और जितने फ्रैक्शन का है उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लीजिए, दैट विल बी योर टोटल वैल्यू। तो इस तरह से हम कह सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी कितनी, 80,000, उसी का एक पार्ट था 1/4 जिसकी वैल्यू कितनी थी 20,000। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे 60 होना चाहिए रिमेनिंग, और यहाँ 20 तो है ही ऑलरेडी 1/4 वैल्यू। बस वही हमने किया है, 80,000 पता लगाकर दो टुकड़े कर दिए, 1/4 एंड 3/4। 1/4 की वैल्यू ऑलरेडी दिया गया था 20,000 और रिमेनिंग की वैल्यू बन जाती है 7। तो अब जैसे हमको ये दोनों मिल जाता तो अब काफी कुछ हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अब कैलकुलेशन उसी पर बेस्ड है। तो बोला था कि इस वैल्यू को पार्टनर एक्स ने ले लिया था 120% पर, तो बस यही किया हमने, 120% जैसे लिखते हैं सो लिखा, 20,000 से मल्टीप्लाई किया, 24,000 रुपए बन रहा है कि जितने पर एक्स ने लिया। अगर हम बात करते हैं रिमेनिंग की, तो रिमेनिंग था 60,000, उसको रियलाइज किया 80% पर, तो 80% ऑफ 60,000 यानी 48,000। तो ये है दो वैल्यूएशन जो कंक्लूजन के तौर पर है आपके सामने। 24,000 रुपीज में एक्स ने लिया एंड 48,000 में मार्केट में उसको बेच दिया गया। अब बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग एंट्री क्या बनेगी। नाउ पार्टनर एक्स ने अगर कोई बिजनेस का एसेट्स लिया तो दैट मीन्स उसका कैपिटल रिड्यूस किया जाएगा, इसलिए एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट बेचा गया है तो बिजनेस में पैसा अकाउंट बढ़ेगा, दैट मीन्स बैंक बैलेंस डेबिट हो जाएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स को रियलाइज किया गया, बेचा गया है, इसलिए रिलेशन अकाउंट से क्रेडिट होगा। 24,000 रुपए में एक्स ने लिया, बैंक यानी बेचा गया है 48,000, तो टोटल अमाउंट क्रेडिट होगा 72,000। तो थोड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन जरूर था, लेकिन इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। 1 मार्क आप उसमें अपने आप को अवॉर्ड कर सकते हैं, अगर सही होता है तो। हाफ पोर्शन सही है तो आधा भी दे सकते हैं आप। अब बात करते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन की, जो कंपैरेटिवली इजी है। लोन फ्रॉम वाई, वो भी एक पार्टनर है, ब्रैकेट में लिखा है अमाउंटेड टू ₹25,000। तो वाई जो कि एक पार्टनर है, उसका लोन था कितने का, 25,000 रुपीज का, और उसको सेटल किया गया 24,000 में। ये आजकल के लेटेस्ट पैटर्न का एक हिस्सा बन चुका है कि जब अगर कोई पार्टनर का लोन रीपे और वो उसको कम अमाउंट पे रीपे किया जाए तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, ये अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए उसी को मैंने पिकअप किया है और ये रहा उसके लिए जर्नल एंट्री। लोन रीपे किया है वाई का हमने, तो वाइज लोन अकाउंट डेबिट, जितने का लोन था 25,000, लेकिन टू बैंक यानी पेमेंट कितने का एग्जैक्टली हुआ 24,000। तो अब 1,000 रुपीज हमारा डिस्काउंट हो गया। अगर ये नॉर्मल 11th के चैप्टर्स के हिसाब से बात करें तो वो डिस्काउंट होता, लेकिन यहाँ तो बिजनेस डिसॉल्व हो गया, कोई नया अकाउंट खोल नहीं सकते हो आप, इसलिए उस प्रॉफिट को भी आप रिलेशन अकाउंट में भेज देंगे, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गया 1,000 रुपीज। इस तरीके से आपने लोन का सेटलमेंट किया है इस समय। नाउ फाइनल ट्रांजेक्शन पर आते हैं, थर्ड नंबर पर। वाई पेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो वाई जो कि एक पार्टनर ऑलरेडी यहाँ बता दिया गया था, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस जो कि है कितना 2,000, उसने उसे पे किया एंड ही हैड टू बियर दीज एक्सपेंसेस, मतलब वाई ने पे किया और वाई को ही उसको पे भी करना था, यानी वाई के लिए ही वो खर्च एज्यूम किया गया था। नाउ अब इसके अकॉर्डिंग एंट्री क्या बनेगी, तो जैसा आप देख पा रहे हैं बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है नो एंट्री, कि कोई एंट्री नहीं बनेगी। कारण देख लीजिए, मैंने लिखा है एक्सपेंसेस पेड बाय वाई एंड ही हैड टू पे दीज एक्सपेंसेस। जैसा आप क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, वाई ने ही पे किया और वाई को ही बियर करना था, मतलब वाई को ही पे करना था। सो इट इज हिज पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय हिम पर्सनली, तो यानी ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है क्योंकि उसको ही बियर करना था और पेड भी उसी ने किया, तो बिजनेस से इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। दैट मीन्स बिजनेस के लिए इररिलेवेंट बन गया, तो इसलिए कोई एंट्री नहीं बनेगी और आपको मार्क्स तभी मिलेगा जब ये नो एंट्री ऐसा आप कुछ इंडिकेशन अपने आंसर्स में देंगे। पांचवा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन अकाउंटेंसी का, पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इन द फॉलोइंग केसेस। केस ए, केस बी और केस सी। पहला केस है 5,000 14% डिवेंचर्स जो कि 100 ईच के हैं, इशूड एट अ प्रीमियम 6%, रीपेबल भी करना है प्रीमियम, वो है 5%। तो यानी ये आपके डिवेंचर्स के टॉपिक का मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकता है। वेरियस केसेस ऑफ इशू एंड रिडम्पशन, 6 केसेस होते हैं, उन 6 में से एक इंपॉर्टेंट केस मैंने पिक किया है यहाँ पर। तो देखिए पहली एंट्री जो इश्यू की बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% जैसा दिया गया था डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये एंट्री आप हर समय ऐसे ही लिख सकते हो क्योंकि ये बदल नहीं सकता, बदलता क्या है उसका अमाउंट। क्वेश्चन में 5,000 डिवेंचर्स थे जो 100 ईच के थे एंड प्रीमियम था उसका 6%।
तो बस 5000 को 100 से इंटू करने पर जो आएगा उसमें 6% प्रीमियम निकालकर जोड़ देंगे, दैट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू। बात करते हैं उसके सेकंड एंट्री की, जिसमें कि लॉस वगैरह भी होना है क्योंकि बोला गया है पेमेंट पर प्रीमियम हुआ था। तो 14% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो आपके प्रीवियस एंट्री से ही यहाँ कॉपी कर दिया जाता है 5,30,000। पेमेंट पर प्रीमियम था इसलिए लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है एज पर द रूल्स। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट जो 5% था, जिसकी वैल्यू बनेगी 5 लाख का 5% 25,000। देन टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट जो होता है फेस वैल्यू के इक्वल टू वो 5 लाख था। लॉस जब जब आएगा तो ये अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट में आएगा, यानी ये अकाउंट उसी के लिए खुलता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट जो कि है 25,000। और इश्यू पर प्रीमियम था इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आएगा जो कि था 30,000 रुपीज। तो इस तरीके से आपका पहला केस सॉल्व हो जाता है और जिसका मार्क्स का बाइफर्केशन आपके सामने है, हाफ मार्क्स फर्स्ट एंट्री में एंड 1 मार्क्स फॉर सेकेंड एंट्री। सो आइए अब देखते हैं इसके बाद सेकंड केस हमारा। ना सेकंड केस ये रहा आपके सामने। 16,000 10% debentures of ₹100 each issued at par and repayable at premium 8%। तो इस बार कंडीशन है पार का और प्रीमियम का। तो पेमेंट पर प्रीमियम ये जितनी बार भी आप देखोगे ये ऑलवेज एक इंपॉर्टेंट केस होता है, तो इसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया हुआ है। नाउ पहली एंट्री एक बार फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%, पिछली बार 14 था अब 10 है, नाम बाकी वही रहेगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जिस पर हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे लेकिन तब जब आपकी वैल्यू भी सही होगी। 16,000 डिबेंचर्स थे जो कि 100 ईच के थे, इशूड एट पार था इसलिए कोई फर्दर एडजस्टमेंट्स प्लस या माइनस कुछ नहीं होगा, जो आ गया दैट विल बी द अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जैसा मैंने कहा था पिछले एंट्री में भी केस में भी सॉरी कॉपी हो जाता है यहाँ से। इसके बाद पेमेंट पर अगर प्रीमियम है तो लॉस का अकाउंट खुलना ही है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, और जिसको बताया था 8%। तो 16 लाख रुपीज जो कि इसकी फेस वैल्यू बन रही है उसका 8% निकाल लेंगे आप 1,28,000। देन टू डिवेंचर्स अकाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू, और लॉस जब जब आएगा मैंने बार बार कहा कि ये अकाउंट आपको खोलना ही है, जिसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, वो भी है 1,28,000 से, जिसको बनाने का मतलब है आपकी एक एंट्री और यहाँ पूरी हो जाती है। तो 4 मार्क्स में अब तक आप देख पा रहे हैं आपको पहले केस में 1.5 जिसमें पहली एंट्री का हाफ, सेकंड एंट्री का 1, सेकंड में भी सेम पैटर्न हाफ, अब रह जाता है थर्ड केस जिसमें 1 मार्क्स का मैटर रहता है। राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अमाउंटेड टू ₹50,000। तो लॉस की वैल्यू है अगर 50,000, उसको राइट ऑफ करना है। कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 35,000 इन इट्स सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो कंपनी के रिजर्व के अकाउंट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अकाउंट में 35,000 है और 50,000 का लॉस राइट ऑफ करना है। तो अब सभी को बता चुका हूं मैं, पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि लॉस को राइट ऑफ करने के लिए ये कंपनी में अमेंडमेंट्स के बाद रूल्स आ चुके हैं कि सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन होगा, और अगर ये सफिशिएंट ना पड़ा तो बाकी का बचा हुआ सारा का सारा उसी साल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से भी चार्ज हो जाता है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की वैल्यू थी 50,000 जो कि राइट ऑफ होने का मतलब क्रेडिट हो जाएगा। जिस चीज से राइट ऑफ होगा वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जिसकी वैल्यू थी 35,000, उससे ज्यादा तो आप उसको ले नहीं सकते। बाकी का बच गया 15,000 जो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करके ही उसको राइट ऑफ करेंगे, तो इसमें मिलेगा आपको 1 मार्क। अगर आपने हाफ एंट्री भी दिखा दी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस 35,000 से, तो आप हाफ मार्क्स के अधिकार रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अकाउंटेंसी का आज वर्कशीट पूरा होता है, जिसमें हमने शेयर्स का चैप्टर कवर अप किया, डिबेंचर्स का भी चैप्टर देखा, इसके अलावा फॉर फ्यूचर री इश्यू के एंट्रीज को बेस लेकर के शॉर्टकट्स को समझा, पार्ट बी का एक क्वेश्चन भी लिया, डिसोल्यूशन की भी बातें हुई, एडमिशन की भी बातें हुई। तो काफी कुछ कवर हो गया 10 नंबर में कम समय के अंदर। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज में आज का वर्कशीट। अच्छा, इसके पहले कि आप देखें मैं आपको एक छोटी सी गलती की तरफ इशारा कर देता हूं। यहाँ अकाउंटेंसी बाय मिस्टेक लिख गया है, मैंने इसको रिटाइप कर दिया है बिजनेस स्टडीज, ठीक है। तो ये बिजनेस स्टडीज का वर्कशीट है, आप उस लिखावट पे ना जाएं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। अंडर डैश राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम अ चेन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन डिफरेंट पोस्ट्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोस्ट जो होते हैं उनमें टॉप से बॉटम के बीच में एक रिलेशनशिप बीच में एस्टेब्लिश होता है, वो किसके मदद से होता है? इनमें से प्लानिंग से, स्टाफिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से या कम्युनिकेशन से। तो जैसा आप सभी की मीनिंग जानते हैं अगर, तो आपको पता होना चाहिए
ऑर्गेनाइजिंग की जब आप मीनिंग को पढ़ते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस पोस्ट होते हैं उन पोस्ट में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेस पर टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है। तो दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक स्टेटमेंट आपके सामने है और कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। तो कंट्रोलिंग के न होने पर प्लानिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, ये कहा जा रहा है। वॉट डज दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ, दोनों को लेकर। कंट्रोलिंग की क्योंकि बात आ गई है, प्लानिंग की बात आ गई, तो इन दोनों को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है? ओनली प्लानिंग इज एसेंशियल, या फिर ओनली कंट्रोलिंग इज एसेंशियल, या फिर दोनों ही एसेंशियल हैं, और या फिर इनमें से कोई भी एसेंशियल नहीं है, या कहें तो अननेसेसरी है। तो आप सभी ने कंट्रोलिंग के चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का आपस में क्या रिलेशनशिप है, जिसमें से ये एक पॉइंट है, और दूसरा भी है कि कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग की अगर हम बात करें तो ब्लाइंड होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ही जो फंक्शंस है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बोथ आर एसेंशियल, यानी ऑप्शन सी एक बार फिर से सही जवाब है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक एडवांटेज ऑफ द इंटरनल ट्रेडिंग? ये आपके फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर से है, स्टॉक एक्सचेंज के चैप्टर से है कि इंटरनल ट्रेडिंग में इनमें से कौन फायदा उठाता है ना। तो ऑप्शन दिया ऑल शेयर होल्डर्स, ऑल डिवेंचर होल्डर्स, या फिर पीपल हैविंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एंड ऑप्शन डी ऑल द एम्प्लॉयज। तो बताना चाहेंगे इंटरनल ट्रेडिंग या इनसाइडर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये जो कहा जाता है इसका मतलब ही होता है कि जो कंपनी के टॉप अथॉरिटीज में बैठे हुए लोग होते हैं, अगर उनको कंपनी के कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता होती है जिनका वो एडवांटेज लेकर के स्टॉक मार्केट में अपना पर्सनल गेन या अपने सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन का फायदा करा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनसाइडर या इंटरनल ट्रेडिंग। तो इसलिए ऑप्शन सी जो यहां लिखा है पीपल हैविंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज द राइट ऑप्शन अगेन। तो इस तरह से ही हो गया आपका एमसीक्यू पार्ट, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट कवर हो गया, प्लानिंग कंट्रोलिंग का चैप्टर कवर हो गया, और ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर होता है। नाउ अब आपके सामने एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा कि केस बेस्ड पढ़ने से पहले उसका रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कहाँ फोकस होना है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या करना है। सजेस्ट द राइट दैट विवेक में एक्सरसाइज इन द अबव केस। तो अगर किसी के राइट्स की बात हो रही है तो हमारे कोर्स में राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये कंज्यूमर फोरम के कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर से आता है। तो इसका मतलब है कि आपको राइट्स पहचानने हैं कौन से हैं यहाँ पर। और सेकंड पार्ट में लिखा है डिस्कस ब्रीफली एनी अदर टू ऑफ हिज राइट बीइंग अ कंज्यूमर। आप सभी जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग 6 राइट्स हैं। एक राइट तो यहाँ हाईलाइटेड होगा और रेस्ट बचे 5, उनमें से कोई भी 2 आपको यहाँ एक्सप्लेन करने हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि आपको पहला यहाँ आता लिखिए, ही समझ में आता लिखिए, गलत सही जैसा भी है, हावेवर उतना मुश्किल होता नहीं है। फिर कोई भी 2 उनमें से कोई भी 2 अपने बेस्ट नॉलेज में चुनिए और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कि अब केस में क्या लिखा हुआ है। Vivek purchased a bike from Sarnath Automobiles with a written guarantee to repair or replace if necessary। तो कह रहे हैं विवेक ने परचेज किया है एक बाइक, कहां से? सारनाथ ऑटोमोबाइल से। एक गारंटी पेपर पर, रिटन पेपर पर गारंटी लिया, और वो क्या है कि रिपेयर हो जाएगा या रिप्लेस हो जाएगा आपका बाइक अगर जरूरत पड़े तो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जरूरत पड़ी तो अगर रिपेयर या रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा विद इन 6 मंथ और 5000 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच एवर इज अर्लियर। तो आने वाले 6 महीने में या फिर 5000 किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस का, दोनों में जो पहले होगा, अगर रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट चाहिए होगा तो वो कर दिया जाएगा। आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर इन 2 मंथ्स, 2 महीनों के अंदर में 400 किलोमीटर बाइक चलाई गई। द गियर ऑफ द बाइक स्टार्टेड गिविंग प्रॉब्लम, तो गाड़ी में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो जैसा गारंटी पेपर में था रिपेयर या रिप्लेसमेंट की बात थी, तो विवेक ने ऐसा ही किया। विवेक टुक द बाइक टू द डीलर हु रिफ्यूज टू लिसन टू हिज कंप्लेन। और डीलर ने क्या किया? एकदम उल्टा काम, लिसन ही नहीं कर रहा, उसकी कंप्लेन को सुन ही नहीं रहा है। ही वॉज कंफ्यूज अबाउट डू। तो अब विवेक परेशान है, कंफ्यूज है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ठीक है, और आपसे पूछा था किस राइट को यहाँ पर एक्सरसाइज करे वो, ताकि उसको सोल्यूशन मिल सके, और बाकी के राइट्स को आपको एक्सप्लेन करना है।
तो आई थिंक केस आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया साथ ही साथ केस को। आपका राइट टू सीक रिड्रेसल, इसी का मतलब होता है कि इसमें जो आपको कंप्लेंट्स है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, उसका अगर वो यूज इसी को अगर वो यूज करता है तो वो जो डीलर है डिनाई नहीं कर सकता, उसको उस गारंटी के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट या रिपेयर करके देना पड़ेगा। तो जब आप ये राइट टू सीक रिड्रेसल बता देते हैं तो आपको 1 मार्क यहाँ मिल जाता है। और फिर कहा गया था कि 2 नंबर के पोर्शन में कि बाकी के बचे हुए में से कोई, तो ये मैंने आपको ये सारे बचे हुए राइट्स यहाँ लिखकर दिखा दिए हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड एंड राइट रिमेनिंग, ये होते हैं रिमेनिंग। इनमें से कोई भी दो जो आपको बेस्ट लगे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं आप विद एग्जांपल, जो आपको पता हो तो। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू राइट्स, तो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं रखा है, मैंने पहले भी कहा है मेरा मकसद है आपको कुछ टॉपिक्स पर रिवाइज कराना। पूरा करना है रिवीजन तो उतने के लिए बहुत समय रेफर कर सकते हैं। तो 1 मार्क आपको इसको पहचानने के लिए, राइट्स पहचानने के लिए, और बाकी के 2 नंबर का बाइफर्केशन आप एक नंबर में कर सकते हैं 2 राइट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ब्रीफली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 1 एग्जाम्पल ईच। 2 केसेस हैं, दोनों में एक एग्जाम्पल देना है, बट क्या है वे? टेक्निक, एक ऐसा टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट का विच इज हेल्पफुल टू असर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब। किसी भी काम को पूरा करने के लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए, वो कौन सा टेक्निक है। साथ ही साथ एक ऐसा टेक्निक पहचानिए विच एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर एन इनएफिशिएंट वर्कर। अगर एक इनएफिशिएंट वर्कर आपके पास है तो उसको सबसे ज्यादा उसे मोटिवेशन मिलता है, ऐसा कौन सा टेक्निक है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे टेक्निक पे ही बात करनी है, लेकिन जो केस बोला उसको पहचानते हुए। तो देखिए पहले केस में ऐसा कौन सा टेक्निक है जो नंबर ऑफ वर्कर्स का एस्टिमेट करने में हेल्पफुल होता है। तो ये है आपका टाइम स्टडी ही वो टेक्निक है जो आपको पता लगा कि कितने आपको वर्कर चाहिए काम पूरा करने के लिए। तो ये आपने पहचान लिया, आपको हाफ मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। फिर आपको बोला गया था कि उसको 1.5 मार्क्स का बाइफिकेशन मैंने ऐसे रखा है, एक्सप्लेनेशन पर हाफ मार्क्स और बाकी का 1 मार्क्स एग्जाम्पल पर, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स काफी बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो एक एक्सप्लेनेशन आप बुक से देख करके या फिर जो आपको एनसीईआरटी या जो भी दूसरी बुक समझ में आती है उसको देखकर मिला लेंगे आप अपना एक्सप्लेनेशन आधे नंबर के लिए। ना एग्जाम्पल को मैंने बनाया है खुद से, ध्यान से देखिए। A company got an order of producing 200 units in 4 days. 4 दिन का समय मिला है आपको, ठीक है, एज अ कंपनी, और ऑर्डर मिला है 200 यूनिट्स को। नाउ नेक्स्ट चीज एज्यूम कर द कंपनी वर्कर ऑफ द कंपनी कैन प्रोड्यूस 1 यूनिट इन 2 आवर्स। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी रैंडम वर्कर है, वो 2 घंटे का समय लेता है और 1 यूनिट और एक दिन में होता है वो है 10 आवर्स। 10 घंटे काम करता है, यानी वर्किंग आवर्स 10 घंटे काम करे और हर 2 घंटे करे तो यूनिट प्रोड्यूस करे, तो इट इज वेरी सिंपल कि वो एक दिन में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। खैर ये हमने अजम्पशन लिया है। Now, through time study, we can estimate the number of workers needed to complete the whole task of 200 unit in 4 days. तो अभी देखिए जो हमने assumption लिए कि हमारा एक वर्कर है जो 2 घंटे में 1 यूनिट प्रोड्यूस करता है और एक दिन में 10 घंटे का वर्किंग आवर होता है, 4 दिन के अंदर 200 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। इससे तो नहीं हो सकता। कितने वर्कर्स लगेंगे जिससे कि ऐसा हो सकेगा पॉसिबल, ये हेल्प ऑफ करना है विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी। देखिए कैसे पता लगाएंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ डे, तो ये तो हमने पहले देख लिया, 10 आवर्स का वर्किंग डे है, 2 घंटे में 1 यूनिट प्रोड्यूस होता है, तो 5 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा एक दिन में। टोटल यूनिट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 4 डेज, और 4 दिन का समय क्योंकि है हमारे के अंदर में, वो कितना यूनिट बना सकता है, तो 4 दिन इंटू हर दिन 5 यूनिट यानी 20 तो बना सकता है। तो अगर एक एम्प्लॉय अपने एफिशिएंसी के साथ काम करे तो 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन ही सिर्फ होगा 4 दिनों में, और हमको करना तो है 200। तो बस अब आपको करना कुछ और नहीं है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस करना है 200, और एक वर्कर का कैपेसिटी 20 से डिवाइड कर दिया तो 10 वर्कर्स लगेंगे और आपका 200 का टारगेट 4 दिन में पूरा आराम से हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जाम टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेल्पफुल होता है नंबर ऑफ वर्कर्स को के लिए। दूसरा था आपका कि ऐसा कौन सा टेक्निक है जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर का काम करता है इनएफिशिएंट वर्कर्स के लिए। तो वो है आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, क्योंकि इसमें अलग अलग रेट ऑफ वेजेस होते हैं जो कि
एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में डिफरेंशिएट करता है। तो इसलिए यही टेक्निक यहाँ पे काम लेना पड़ेगा। और आपने सही पहचाना तो हाफ मार्क्स आपको यहाँ से मिलता है, फिर आपने सही से एक्सप्लेन किया तो अगला हाफ मार्क्स यहाँ से हो जाएगा। रेस्ट 1 मार्क फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल मैंने फिर एक बार यहाँ पर बनाया है खुद से, तो आप जरूर देखिए, समझिए अच्छे से। तो यहाँ पे फिर हम एजम्पशन ही लेने वाले हैं। तो सपोज दैट देयर आर 2 वेज रेट, स्टैंडर्ड रेट एंड बिलो स्टैंडर्ड। तो एक लेवल मेंटेन करते हुए 2 तरह के रेट्स बना दिए गए हैं वेजेस के, एक स्टैंडर्ड और बिलो स्टैंडर्ड। लेकिन ये बहुत बड़ा मैटर बनता है जब हम उस बनता है जब हम उस बनता है जब हम उस ढंग से समझे ये क्या बोला, देखिए अब आगे क्या बोला गया है। देयर आर 2 वर्कर्स, वर्कर एक्स है और एक वर्कर वाई है। सपोज दैट कि वर्कर एक्स ने 32 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और वर्कर वाई ने ज्यादा ने 3 यूनिट ही कम प्रोड्यूस किए, 29 यूनिट्स। लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट था पर डे 30 यूनिट्स का। यानी देखिए वर्कर एक्स ने 30 यूनिट का ये जो कोटा है पूरा किया है और ज्यादा भी बनाया बल्कि, और जबकि वर्कर वाई है उसने इस कोटे से काफी क्या एक ही बस कम यूनिट प्रोड्यूस किया। लेकिन इस वजह से उसको ना है, आपको ये समझना है जिससे कि आप समझ जाओगे कि कैसे ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर का काम करता है इनएफिशिएंट के लिए। तो टोटल वेजेस एक्स का क्या होगा, एक्स ने 32 यूनिट्स बनाया था जो कि उस स्टैंडर्ड को पार कर गया, तो 80 रुपया। जबकि वाई की बात करते तो वाई ने ओनली 29 यूनिट्स बनाया जो कि स्टैंडर्ड से कम हो गया, इसलिए उसको 15 रुपए के रेट से नहीं मिलेगा, 12 के रेट से मिलेगा, बिलो स्टैंडर्ड रेट से। ये बनता है 348। तो देखिए यूनिट का डिफरेंस दोनों के आउटपुट में है, लेकिन इनका जो वेज का जो डिफरेंस हो जाता है काफी ज्यादा हो जाता है ना। अब ये रहा कंक्लूजन उसी बात को समझाने के लिए। देयर इज डिफरेंस ऑफ ओनली 3 यूनिट्स बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना। 3 यूनिट का डिफरेंस था 29 एंड 32, लेकिन जो डिफरेंस आया उनके वेजेस में वो 132 रुपीज तक पहुंच गया है। जो कैसे आया, 480 एक्स का और 348 वाई का, तो 132 रुपए का दोनों में फर्क आ चुका है। और डिफरेंस को अगर एक यूनिट से पता लगाएं तो 132 रुपीज का डिफरेंस डिवाइड बाय 3 यूनिट्स का डिफरेंस था तो 44 रुपीज पर यूनिट, यानी दोनों में जो एक एक यूनिट का फर्क आ रहा है वो 44 रुपए के हिसाब से आ रहा है। और ये बड़ा फैक्टर बन जाता है इस वजह से कि अपने यूनिट्स को और प्रोड्यूस करे और ताकि उसको भी स्टैंडर्ड रेट से ही पेमेंट मिल सके। तो इस तरीके से हमने दूसरे टेक्निक को पहचाना और साथ ही साथ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन भी किया। मैंने सारा मार्क्स का बाइफिकेशन आप सभी को समझा दिया है। होप सो ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको क्लियरली समझ में आ गए और आज के इन वर्कशीट में जितने भी चैप्टर हमने कवर अप किए वो आपको तैयार करने में आसानी मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, फीडबैक शेयर करें, कोई डाउट्स है तो वहां जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, और अगर बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।